नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिमालय एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी चर्चा रहने वाली है उस विकास और विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के आयाम के बारे में, जो कि आपकी फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत है, जो कि है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो दोस्तों, आज हम इस चैप्टर के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ डेवलपमेंट, आइडियोलॉजीज एंड डायमेंशंस के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस विकास के दौर की, तो यहाँ पर निरंतर बदलाव देखने को मिल रहे थे हमें, चाहे वो डायमेंशंस हो या फिर आइडियोलॉजीज हो, हर चीज में एक निरंतर बदलाव था। कैसे कि मानव भूगोल जो है वो स्थिर नहीं है। जैसे जैसे मानव समाज और पर्यावरण के बीच में संबंध बदलते हैं, वैसे वैसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल जो है, इसकी प्रकृति बदलती रहती है। तो ये प्रकृति कैसे बदली समय के साथ में, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रमिक विकास के बारे में। फिर कुछ विचारधाराएं उत्पन्न हुई क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के बाद में, वो विचारधाराएं कौन सी थी। उसके बाद में हम जानेंगे कि अंतर विषयक प्रकृति क्या है मानव भूगोल की, यानी कि इसके साथ के इंटरडिसिप्लिन्स और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले वो हम डिस्कस क्या करेंगे कि जो आरंभिक स्टेज था, स्टार्टिंग का इनिशियल फेज था, उसके अंदर खोज और वर्णन के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है आरंभिक उपनिवेश युग, यानी कि कॉलोनियल पीरियड की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है लेटर कॉलोनियल पीरियड। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अर्ली कॉलोनियल पीरियड, जिसके अंदर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि यहाँ पर क्या था, अन्वेषण और विवरण, जिसका मतलब हुआ कि नए क्षेत्रों की खोज की जा रही थी, व्यापारिक मार्गों का निर्माण किया जा रहा था कि कौन से वो व्यापारिक मार्ग है जो कि सस्ते भी पड़ेंगे और समय को भी बचाएंगे। फिर इसमें हम बात करते हैं ट्रेड इंटरेस्ट की, जिससे डिस्कवर होता है कि ये जो है ट्रेड इंटरेस्ट, उससे इंसाइक्लोपीडिया मिलता है। ये यहाँ पर न्यू एरियाज की खोज स्टार्ट की गई थी जब हम बात करते हैं अर्ली कॉलोनियल पीरियड की, यानी कि आरंभिक उपनिवेश युग की, जहाँ पर नए क्षेत्रों की खोज और व्यापारिक मार्गों का निर्माण किया जा रहा था। फिर उसके बाद क्या आती है, उसके बाद आता है उत्तर उपनिवेश युग, यानी कि लेटर कॉलोनियल पीरियड, जिसके अंदर शिफ्ट देखने को मिला हमें। और ये शिफ्ट किस तरफ था, रीजनल एनालिसिस यानी कि प्रादेशिक एनालिसिस की तरफ था, प्रोवाइडिंग एलैबोरेटेड डिस्क्रिप्शंस ऑफ रीजन्स with the ideas that understanding parts in totality would lead to understanding the earth as a whole। यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा था, प्रादेशिक एनालिसिस किया जा रहा था, यानी कि विश्लेषण किया जा रहा था कि एक प्रदेश जो है उसके विभिन्न पक्ष किस प्रकार के हैं, उसका वर्णन किया जा रहा था। तो पृथ्वी को पूर्ण रूप में समझने का प्रयास, क्या मतलब हुआ, कोई भी रीजन, कोई भी क्षेत्र, वहां पर रहने वाले लोग, वहां पर किस प्रकार की जलवायु है, कैसा मौसम है वहां का, वहां की अर्थव्यवस्था क्या है, इन सब के बारे में यहाँ पर उत्तर उपनिवेश युग में जाना जाने लगा। उसके बाद में आता है क्षेत्रीय विभेदन यानी एरियल डिफरेंशिएशन। अब ये तो जान लिया कि एक रीजन जो है उसके कई सारे एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट क्या क्या है, लेकिन एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग कैसे है, डिफरेंस कैसे यहाँ पर क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि हर क्षेत्र अपने आप में यूनिक होता है, चाहे वहां के लोगों की बात करें, संस्कृति की बात करें, जलवायु की बात करें, या फिर बाकी जितने भी एस्पेक्ट है उनकी बात करें हम लोग। तो 1930 के दशक की हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पर विशिष्टता की पहचान की जाने लगी कि हर क्षेत्र एक दूसरे से अलग क्यों है। 1930 थ्रू द इंटरवॉर पीरियड, यहाँ पर किस पर फोकस किया गया था, एरियल डिफरेंशिएशन पर, आइडेंटिफाइंग द यूनिकनेस ऑफ रीजन एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी कि एक दूसरे से कैसे और क्यों अलग है। तो इस चरण में भूगोलवेताओं ने केवल वर्णन करने के बजाय दो क्षेत्रों के बीच में यूनिकनेस को पहचानना जरूरी समझा और उस पर जोर दिया गया। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। जब हम बात करते हैं 1950-60 के दशक की, यानी कि स्थानिक संगठन, स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर मेजरली यहाँ पर कंप्यूटर्स और सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता था, यानी कि कंप्यूटर्स और स्टैटिस्टिकल डेटा जो है उनका ज्यादा प्रयोग किया जाने लगा। जैसे कि यहाँ पर ये पता किया जाता था कितने लोग गरीब है, गरीबों की संख्या क्या है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जो लोग कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, वो यहाँ पर अवॉइड किया गया था। तो बेसिकली मेन फोकस कहाँ देखने को मिलेगा, डेटा पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मानचित्रावली और नियमों का निर्माण था। ये विज्ञान और भौतिकी यानी कि फिजिक्स के नियमों को भूगोल में लागू करने का दौर था। और मानवीय भावनाओं की जगह यहाँ पर किसने ले ली, डेटा ने ले ली, आंकड़ों ने ले ली।
तो यही है आपका क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। अब ये जो मानवीय भावनाओं की जगह डेटा ने ली है, आंकड़ों ने ली है, तो इसमें परिवर्तन कैसे देखने को मिलेगा? यहीं से वो 3 नई विचारधाराएं पैदा होती हुई दिखती है, उमड़ती हुई दिखती है हमें, जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो यहाँ क्या था? लॉज ऑफ फिजिक्स टू आइडेंटिफाई मैपेबल पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। कि जो फिजिक्स के लॉ थे वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जाने लगे और डेटा और स्टैटिस्टिक्स पर ज्यादा फोकस किया गया। अब यहाँ पर 3 वो कौन सी विचारधाराएं जन्मी जिनका जन्म क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के बाद हुआ था। तो 1970 के दशक की जब हम बात करते हैं तो वैचारिक बदलाव देखने को मिला कि जो थॉट प्रोसेस था उसमें एक बदलाव आया कि सिर्फ आंकड़ों के बेसिस पे मात्रात्मक क्रांति से क्या हुआ? असंतोष हुआ। कौन से सन की बात कर रहे हैं हम? 1950 के दशक की बात कर रहे हैं। तो 1970 के दशक में 3 नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। कौन कौन सी? कल्याणपरक यानी कि वेलफेयर अप्रोच, सेकंड आती है अमूलवादी यानी कि रेडिकल अप्रोच, थर्ड है व्यवहारवादी यानी कि बिहेवियरल अप्रोच। तो ये जो तीनों अप्रोचेस है ये मानव भूगोल के इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चरण है दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1970 में क्या हुआ? saw the emergence of humanistic, radical and behavioral schools of thought due to discontent with the dehumanized manner of quantitative revolution। यानी कि जो मानव की भावनाओं को इग्नोर किया जा रहा था तो उससे लोग क्या थे? डिसकंटेंट यानी अनसेटिस्फाइड थे। उसी वजह से इन 3 विचारधाराओं का जन्म हुआ, जिसमें अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कल्याणपरक या फिर मानवतावादी विचारधारा की, तो इसमें मेन फोकस क्या था कि मनुष्य का कल्याण हो। तो लोगों के सामाजिक कल्याण पर जोर दिया गया, चाहे वो आवास यानी हाउसिंग हो, स्वास्थ्य हो या फिर शिक्षा हो। ये विचारधारा आंकड़ों से परे हटकर मानव विकास और सुख सुविधाओं की बात करती थी कि किसी क्षेत्र में हॉस्पिटल है कि नहीं है, स्कूल है कि नहीं है, पार्क है कि नहीं है, लोगों को किस प्रकार की सुविधाएं वहां पर प्रदान है। तो यहाँ पर सेंटर कौन हुआ? लोग सेंटर हुए और उनके सामाजिक कल्याण यानी कि सोशल वेलफेयर पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया जाने लगा। तो ये क्या हो गई आपकी? वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल आपकी हो जाती है। सेकंड कौन सी आती है? सेकंड है अमूलवादी विचारधारा। अब अमूलवादी विचारधारा के अंदर हमें एक बहुत ही महान हस्ती का नाम देखने को मिलता है जो कि है मार्क्स। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स के सिद्धांत जो थे, उनकी जो थ्योरी थी वो यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो फोकस है वो सामाजिक समस्याओं की जड़ पर किया गया था। जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर किस सिद्धांत को फॉलो किया गया? मार्क्सियन थ्योरी को फॉलो किया गया, जिसके अंदर निर्धनता हो गई, बंधन जैसे सोशल बाइंडिंग हो गया, सामाजिक असमानता यानी कि सोशल इनइक्वालिटी पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया। और यहाँ पर क्या मानना था अमूलवादी विचारधारा के अंदर कि जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है यानी कि शोषित वर्ग है, उसका मेन रीजन क्या है? कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद। कि विचारधारा जो है वो मानती थी कि पूंजीवाद या फिर कैपिटलिज्म जो है वो सामाजिक बुराइयों का कारण बनती है और इसी को ही उसका कारण माना जाता था। तो ये आपकी कौन सी हो जाती है? अमूलवादी विचारधारा यानी कि रेडिकल स्कूल। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी आएगी? आपकी व्यवहारवादी यानी कि बिहेवियरल स्कूल आ जाती है। इस विचारधारा में फोकस किस पर था? प्रत्यक्ष अनुभव पर कि लिव्ड एक्सपीरियंस क्या है। जैसे कि प्रमुख कारक यहाँ माने गए थे जाति, धर्म और सामाजिक वर्ग। मान लीजिए एक एरिया है, उस एरिया के अंदर एक जाति के इंसान के लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, वहीं दूसरी जाति के इंसान के लिए वहां पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो यही कहा जाता है कि प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि लिव्ड एक्सपीरियंस जो है वो सेंटर था व्यवहारवादी विचारधारा का या फिर बिहेवियरल स्कूल का। तो ये विचारधारा क्या मानती थी कि मानव केवल आर्थिक प्राणी नहीं है, उसके निर्णय जो है उसके अनुभव और सामाजिक पहचान पर आधारित होते हैं कि किस जाति का है। अब मान लीजिए कोई दलित है, उसके लिए एक एरिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत ही अलग हो सकती है, लेकिन एक बड़े वर्ग का जो व्यक्ति है उसके लिए उस एरिया में कई सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो ये हो गया आपका बिहेवियरल स्कूल। तो यहाँ पर हमने तीनों विचारधाराओं को पढ़ा है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं जो कि 1970 के दशक की विचारधाराएं थी। फर्स्ट है आपका वेलफेयर जिसमें सामाजिक कल्याण पर फोकस किया गया, जैसे आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा। सेकंड थे अमूलवादी यानी कि रेडिकल जिसमें मार्क्स के सिद्धांत को फॉलो किया गया, निर्धनता और असमानता के बारे में पढ़ा गया। थर्ड था आपका व्यवहारवादी यानी कि बिहेवियरल जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव पर जोर दिया, जाति और धर्म के आधारित पर।
फिर नेक्स्ट जब हम बात करते हैं दोस्तों इंटर डिसिप्लिन्स की, यानी कि वो कौन से सिस्टर डिसिप्लिन है ज्योग्राफी के, तो प्रमुख क्षेत्र और उनके सहयोगी विषय। सामाजिक भूगोल की बात करते हैं तो ये समाज शास्त्र से मिलता जुलता है। सांस्कृतिक भूगोल मानव विज्ञान से मिलता जुलता है। आर्थिक भूगोल जो है वो अर्थशास्त्र से मिलता जुलता है। तो ये क्या हो गया, इंटर डिसिप्लिन्स हो गए, ठीक है। फिर राजनीतिक भूगोल की हम बात करें तो ये राजनीति विज्ञान से संबंधित है। जनसंख्या भूगोल और जनांकीकी जो है ये भी सहयोगी विषय है। सैन्य भूगोल और सैन्य विज्ञान भी क्या है, सहयोगी विषय है, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, पहले तो हमने जाना कि जो अन्वेषण का काल था, उसके बाद में क्या आया, प्रादेशिक विश्लेषण यानी कि रीजनल एनालिसिस आया। उसके बाद में आता है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद आपके कौन सी आएगी, तीन विचारधाराएं आएगी। तो सबसे पहला क्या था, अन्वेषण था। दूसरा आ गया प्रादेशिक विश्लेषण की एक क्षेत्र के अंदर वहां के लोग कैसे हैं, जलवायु कैसी है और वहां पर जमीन कैसी है। नेक्स्ट आता है एरियल डिफरेंशिएशन यानी कि क्षेत्रीय विभेदन की, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग कैसे है। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन यानी कि मात्रात्मक क्रांति यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर तीन नई विचारधाराओं ने जन्म लिया, क्योंकि मात्रात्मक क्रांति से वो लोग डिसकंटेंट थे, अनसेटिस्फाइड थे। इसीलिए यहाँ पर कल्याणपरक, अमूलवादी और व्यवहारवादी मानवीय मूल्यों की तीन विचारधाराएं हमें देखने को मिलती है। फिर हमने क्या जाना कि मानव भूगोल जो है वो क्या है, एक व्यापक और अंतर विषयक विषय है, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। कौन सा, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया और यहीं पर आपका फर्स्ट चैप्टर जो है दोस्तों वो समाप्त होता है। अगर हम बात करें क्वेश्चंस की कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन पुट होंगे बोर्ड्स में और सीयूईटी में, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड्स की बात करते हैं तो मानव भूगोल के अध्ययन में 1970 के दशक में हुए वैचारिक बदलाव यानी कि आइडियोलॉजिकल शिफ्ट का वर्णन करें। इसके अंदर आपको तीनों विचारधाराएं, रेडिकल बिहेवियर और आपकी जो थर्ड विचारधारा है उसके बारे में आपने यहाँ पर बताना है। सेकंड आपका क्या क्वेश्चन है कि रेडिकल और बिहेवियरल विचारधारा जो है उसमें अंतर को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं सीयूईटी और बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपकी सीयूईटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आए थे। एक क्वेश्चन बनेगा कि 1917 के दशक में मात्रात्मक क्रांति यानी कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से उत्पन्न असंतोष के कारण मानव भूगोल में किन विचारधाराओं का उदय हुआ। तो किन विचारधाराओं का, मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी, यानी कि वेलफेयर, रेडिकल एंड बिहेवियर। दोस्तों अगेन देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका इन्हीं तीन विचारधाराओं पर है, सेकंड भी इन्हीं तीन विचारधाराओं पर है और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है ये भी आपकी इन्हीं तीन विचारधाराओं पर है। दैट मीन्स कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है बोर्ड में 3 मार्क्स का, एंड सीयूईटी की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और एक क्वेश्चन सीयूईटी में आपके होता है 5 मार्क्स का। सेकंड है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ है विचारधारा, दूसरी तरफ है उसकी विशेषता या फिर फोकस क्या था। अगर हम बात करें कल्याण परक की तो आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा यानी कि मनुष्य जो है उसके सामाजिक कल्याण की यहाँ पर बात की गई थी। अमूलवादी की बात करें हम लोग, रेडिकल की बात करते हैं तो इसमें क्या था, इसमें था मार्क्स का सिद्धांत यानी कि मार्क्सियन थ्योरी थी। फिर व्यवहारवादी की हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव और जातीयता की बात की गई थी, लिव्ड एक्सपीरियंस की बात की गई थी। 1956 में स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्थानिक संगठन की बात की गई थी और इसी को क्या कहा जाता है, मात्रात्मक क्रांति का दौर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो गया, डी में क्या होगा 4 होगा, 3 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। सी में क्या होगा 2 होगा जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से अलग क्यों है, कि why and how is one region different from another। ये प्रश्न जो है किस चरण का मुख्य फोकस था, तो ये किसका फोकस था मुख्य, एरियल डिफरेंशिएशन यानी कि क्षेत्रीय विभेदन का, कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव भूगोल के विकास के चरणों को सही कालानुक्रम यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करें। फर्स्ट है स्पेशल, सेकंड है एरियल, थर्ड है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, फोर्थ आपका है इमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स। तो फर्स्ट कौन सा आएगा आपका 3 नंबर यानी कि एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। सेकंड आपका कौन सा आने वाला है दोस्तों, एरियल डिफरेंशिएशन यानी कि 2। थर्ड आपका आएगा 1 जो कि है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन और फिर आती है आपकी मानवतावादी विचारधाराओं का उदय। तो 3 2 1 4 हमें कहाँ देखने को मिल रहा है,
ऑप्शन नंबर ए में हमें देखने को मिल रहा है ये कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों ये था आपके इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट विजिट कीजिए हिमालय एजुकेशन हब के चैनल पर, जहां पर मेरे द्वारा सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से थॉरोली कवर कराया गया है, एमसीक्यू क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में कि पहले कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और मजेदार क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।